Hello dear student, welcome back to my channel Science Academy Surat. This is Sagar Patil, your physics faculty, and today we will going to discuss about the most important topic from the chapter number 3, that is current density. ठीक है, नाम सुनते ही लगेगा डेंसिटी. डेंसिटी मीन्स वॉल्यूम, ऐसा लगता होगा आपको. ठीक है, बट कंफ्यूज मत होना. डेंसिटी जो चीज है हम डिफरेंट टाइप के फिनोमिना में डिफरेंट टाइप से यूज करते हैं. जैसे कि कैसे आपको मैंने बताया, डेंसिटी हम बोलेंगे तो डेंसिटी होता है मास पर वॉल्यूम, सीधी भाषा में. ठीक है, यानी यूनिट क्या होगा आपका, पर मीटर क्यूब. क्या होगा, पर मीटर क्यूब. कुछ भी वॉल्यूम होगा यानी मीटर क्यूब आने ही वाला है. ठीक है, बट एक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं, दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी. ठीक है, इसमें भी डेंसिटी है. देखो चीज को समझना कि डेंसिटी को हम कितने फ्लेक्सिबली तरीके से यूज करते हैं. ठीक है, डेंसिटी यहाँ पे भी है, डेंसिटी जो मैंने बताया वॉल्यूम वाली वो भी है, और एक चीज होती है दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी. जैसे कि बात करें कि 2011 के हिसाब से मैं कहाँ पे हूँ, मैं सूरत में रहता हूँ, तो सूरत की कुछ पॉपुलेशन थी 5531 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर. क्या था इसका यूनिट, 5531 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर. तो आप देखोगे कि ये जो डेंसिटी थी, पॉपुलेशन डेंसिटी थी, वो डेंसिटी ना कि वॉल्यूम पे डिपेंडेंट थी, बट वो किस पे डिपेंडेंट थी, स्क्वायर किलोमीटर पे. यानी ये टर्म क्या हो गया, ये टर्म हो गया एरिया. क्या हो गया, एरिया. तो उसी तरीके से जो करंट डेंसिटी भी है, वो करंट डेंसिटी भी वॉल्यूम पे डिपेंडेंट ना होके सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है. ठीक है, सो पहली चीज बहुत ध्यान से समझना, जो करंट डेंसिटी है वो करंट डेंसिटी भी किस पे डिपेंड करती है, तो भैया वो सरफेस पे डिपेंड करती है, ना कि वॉल्यूम पे. ठीक है, ये हो गया पहला कंसेप्ट. दूसरा कंसेप्ट बात करता है करंट की. तो करंट के लिए हमने पढ़ा था क्या इसके पहले वाले वीडियो में. अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं है, या फिर इस चैप्टर के पहले वाले जो चैप्टर नंबर 2 है और चैप्टर नंबर 1 है, उसके सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है इस चैनल पे. तो प्लीज go there and watch that video and then come back to here so you can easily connect yourself with this particular lecture. ठीक है, चलो तो बात करते हैं अभी करंट डेंसिटी के बारे में. तो करंट डेंसिटी क्या है, तो करंट डेंसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है. ठीक है, हमने बात की थी करंट के लिए कि करंट क्या है, तो करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, हमने पढ़ा उसके हिसाब से करंट. ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है. बट अगर आपको लिटरली सच बताना जाए या फिर आपको सही में बताना चाहे, तो करंट इज नॉट ओनली स्केलर, इसको हम टेंसर कह सकते हैं. कौन सी क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी. टेंसर क्वांटिटी मीन्स क्या होती है, तो कि भैया इसको डायरेक्शन भी है, ठीक है, इसको मैग्नीट्यूड भी है, बट ये वेक्टर की तरह बिहेव नहीं करती. जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं. सपोज यहाँ से एक करंट आ रहा है दैट इज 2 एम्पियर, यहाँ से एक करंट जा रहा है दैट इज 4 एम्पियर, और इनके बीच का एंगल 60 है. ठीक है, तो यहाँ से जो निकलेगा दैट इज ऑल्सो कितना होगा, सीधी सी बात है 6 एम्पियर होगा. अब सपोज कंडीशन दूसरी लेते हैं कुछ इस तरीके से, इनके बीच का एंगल 90 है, यहाँ पे 4 एम्पियर, यहाँ पे है 2 एम्पियर, देन जो यहाँ से बाहर जाएगा दैट इज अगेन 6 एम्पियर. ठीक है, सो इस पर्टिकुलर थीटा से ये आउट होने वाले करंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा. समझ रहे हो चीजों को. तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ, तो ये जो क्वांटिटी है, ये जो करंट जो क्वांटिटी है दैट इज टेंसर और स्केलर. ठीक है, वो टेंसर है या फिर स्केलर क्वांटिटी है. अगर एग्जाम में आपको पूछा जाए जेडब्ल्यू नीट में ऑप्शन में, अगर आपको टेंसर दिया होगा तो डेफिनेटली आप टेंसर को ही टिक करोगे, ना कि स्केलर को. ठीक है, चलो क्वांटिटी के बारे में बात होगी कि करंट जो है वो टेंसर क्वांटिटी है. अग्रेड. नाउ आगे बढ़ते हैं कि भैया अगर करंट टेंसर है या फिर स्केलर है, तो हमें करंट डेंसिटी की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि हमारे पास करंट था. तो हमने करंट डेंसिटी क्यों ढूंढा, तो हमने करंट डेंसिटी सिर्फ और सिर्फ एक वजह से ढूंढा कि हमको वेक्टर एक क्वांटिटी चाहिए थी जो काम तो करंट का ही करे, बट करंट से थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में आपको उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में से पास होने वाले चार्ज के बारे में बताएं. ठीक है, समझो करंट की जरूरत, करंट डेंसिटी की जरूरत मेरे को क्यों पड़ी, बिकॉज करंट डेंसिटी मुझे पर्टिकुलरली किसी भी पॉइंट के पास या फिर किसी भी क्रॉस सेक्शन में से पर यूनिट एरिया, क्रॉस सेक्शन में से किसी भी क्रॉस सेक्शन में से कितना चार्ज पास हो रहा है
उसकी वैल्यू देती है। यानी क्या, तो करंट जो है वो एक सरफेस फंक्शन है, बट जो करंट डेंसिटी वो एक क्या कौन सा फंक्शन है, पॉइंट फंक्शन। याद रखना, करंट डेंसिटी इज अ पॉइंट फंक्शन। अगर आपको नहीं याद रहता तो यहाँ पे लिख भी देता हूं मैं कि करंट डेंसिटी इज पॉइंट फंक्शन। वो एक कौन सा फंक्शन है, पॉइंट फंक्शन। ठीक है, पॉइंट फंक्शन है तो पहले उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, डेफिनेशन को समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे उसके और डिटेल कंसेप्ट में। ठीक है, चलो क्या दिया देखो। सपोज एक कंडक्टर मैंने लिया, इस कंडक्टर के अंदर मैंने कोई पॉइंट लिया है। ठीक है, और ये तो पॉइंट फंक्शन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं थ्योरी में। सपोज बात करते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पी की। अब ये चीज है कैसी बच्चों, उसको समझते हैं। सपोज दिस इज अ कंडक्टर, ये कंडक्टर है, इसके इनसाइड में मैंने एक पॉइंट लिया दैट इज पी। ठीक है, और उस पर्टिकुलर जो पी पॉइंट लिया है उसका मैं एरिया डिनोट करता हूँ, बहुत छोटा सा एरिया लेता हूँ उसका, क्योंकि पी पॉइंट होगा सपोज ऐसा नॉर्मल सा पॉइंट होगा तो उसका एरिया भी बिल्कुल नॉर्मल छोटा सा बनेगा। बट आपको ये पूरी फिगर पता चलनी चाहिए, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे इतना बड़ा एरिया बनाया हुआ है। तो सपोज करते हैं कि वो जो पी पॉइंट लिया है मैंने इस पर्टिकुलर कंडक्टर के अंदर, उस पी पॉइंट का जो एरिया है दैट एरिया शुड बी डी डेल्टा ए। उसका एरिया सपोज डेल्टा ए। ठीक है, और इसमें से जो करंट पास हो रहा है दैट करंट शुड बी डेल्टा आई। ठीक है, मतलब क्या, तो एक क्रॉस सेक्शन मैंने लिया, ये पी पॉइंट था मेरा, ये पी पॉइंट के पास एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया बना डेल्टा ए जितना, और इसमें से इस पर्टिकुलर पोर्शन का एरिया बना दैट इज डेल्टा ए, और इसमें से पास होने वाला करंट बना दैट इज डेल्टा ए। क्यों आए डेल्टा है, मतलब छोटा सा पोर्शन क्यों बना, क्योंकि ये पूरे कंडक्टर में से पास होने वाला करंट क्या था, दैट इज कैपिटल आर। दैट्स व्हाई उसका एक छोटा सा पोर्शन लिया मैंने डेल्टा आई। सो एज पर द डेफिनेशन ऑफ दिस करंट डेंसिटी की डेफिनेशन क्या है देखो, समझते हैं। एट द पॉइंट पी इनसाइड द कंडक्टर, इस कंडक्टर के इनसाइड में कोई पॉइंट पी है तो करंट डेंसिटी हैज अ मैग्नीट्यूड, उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया। दैट इज क्या, इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया इन द रीजन सराउंडिंग दैट पॉइंट। मतलब ये सराउंडिंग में जितने भी रीजन बनेगा, ये जो पर्टिकुलर रीजन है, ये जो रीजन बनेगा उस रीजन का, मतलब उस पॉइंट के पास के रीजन का, एंड द डायरेक्शन अलोंग द करंट व्हिच इज पासिंग थ्रू दैट पॉइंट, यानी इसके अलोंग। यानी इसमें से मेरे को क्या कंडीशन पता चलती है, तो तीन कंडीशन पता चलती है कि भैया जो करंट है वो करंट ऑलवेज पासिंग थ्रू, मतलब जो करंट होना चाहिए वो हमेशा सरफेस को परपेंडिकुलर पास होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये जो सरफेस है इसको परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से। ठीक है, फिर ये सरफेस का एरिया वेक्टर वो कुछ इस तरीके से होगा, इसको परपेंडिकुलर। ठीक है, समझने के लिए बना रहा हूँ, हंसियो मत। सो ये इसको परपेंडिकुलर हो गया एरिया वेक्टर, ये सरफेस का। ठीक है, परपेंडिकुलर, और करंट इसमें से कुछ इसी डायरेक्शन में पास होगा। ठीक है, यानी एरिया वेक्टर भी इस सरफेस को कैसा होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। मतलब सॉरी उल्टा बोला, एरिया वेक्टर भी करंट को क्या होना चाहिए, करंट जो पास हो रहा है उसको क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो दो कंडीशन हो गई मेरी। क्या, पहली कंडीशन की हमेशा जो करंट पास होगा बच्चों वो पास होगा क्रॉस सेक्शन को परपेंडिकुलर, या फिर एरिया वेक्टर को पैरेलल। समझ गए, देखो सरफेस को परपेंडिकुलर या फिर एरिया वेक्टर को पैरेलल। क्लियर है, सो ये दो कंडीशन होनी चाहिए, और वो मैंने यही पे लिखी है कि करंट डेंसिटी हैज अ मैग्नीट्यूड इक्वल टू द करंट पर यूनिट एरिया इन द रीजन सराउंडिंग दैट पॉइंट and the direction along the current which is passing through that point। चलो बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। सपोज अभी मैंने जो चीज सपोज की है वो सारी चीज यहाँ पे लिखता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ कि ये जो एट अ पॉइंट पी के पास क्रॉस सेक्शन जो मेरा एरिया है, जो स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया है दैट इज डेल्टा ए, और जो मेरा करंट उसमें से पास हो रहा है स्मॉल डेल्टा है तो स्मॉल डेल्टा लेते हैं। चलो, और जो उसमें से करंट पास हो रहा है दैट करंट is delta I। So as per the definition जो मेरी एवरेज करंट डेंसिटी होगी that एवरेज करंट डेंसिटी एवरेज वेक्टर J या फिर एवरेज वेक्टर J इज इक्वल टू डेल्टा A अपॉन में डेल्टा I। देखो यहाँ पे लिखा है ना, डायरेक्शन अलोंग द करंट विच पासेस थ्रू दैट पॉइंट, इसमें से पास होने वाले पॉइंट के अलोंग डायरेक्शन में ही मेरी करंट डेंसिटी होगी।
तो इस पॉइंट के अलोंग में तो मेरी करंट डेंसिटी कुछ यहाँ पे होगी, और याद रखना ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। चलो तो दोनों कंडीशन आपको याद होगी, क्या होती कंडीशन, इसको रिकॉल कर लेते हैं पहले, सारा का सारा एक बार रिकॉल कर लेंगे। क्या बोला मैंने आपको कहा कि सपोज कि करंट डेंसिटी एक, सपोज के मैंने आपको सीधे सीधे भाषा में ये कहा कि करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी जरूरत हमको क्यों पड़ी, क्योंकि करंट एक स्केलर क्वांटिटी थी और हमको करंट जैसी ही एक क्वांटिटी की जरूरत थी जो पर्टिकुलरली किसी भी एक पॉइंट के पास मेरे को करंट कितना डेंस है वो दिखा सके, तो उसके लिए मेरे को करंट डेंसिटी की जरूरत पड़ी थी। तो हमने करंट डेंसिटी को डिफाइन किया। करंट डेंसिटी को डिफाइन करने के लिए मेरे पास दो कंडीशन थी। किस तरीके से, एक तो पहले जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट हमेशा इस सरफेस को, जो भी सरफेस लिए उसको परपेंडिकुलर जाना चाहिए, या फिर उस सरफेस के एरिया वेक्टर को पैरेलल जाना चाहिए, ठीक है। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ये दो कंडीशन ये सेटिस्फाई हुई तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक पर्टिकुलरली पॉइंट लिया, उस पॉइंट का एरिया लिया मैंने डेल्टा ए, और उसमें से पास होने वाला करंट लिया दैट इज डेल्टा आई। तो एज पर द डेफिनेशन मेरा एवरेज करंट डेंसिटी हो गया वेक्टर डेल्टा जे, सॉरी वेक्टर एवरेज वेक्टर जे इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन डेल्टा आई। अभी जैसे कि आप जानते हो ये एवरेज हो गया। अगर मेरे को इसको इंस्टेंटेनियस बनाना है तो मैं क्या लूंगा, लिमिट लूंगा, किसकी, डेल्टा आई की। देन कुछ उल्टा लिखा क्या मैंने, करंट पर यूनिट एरिया, हाँ जी यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा लिखा बच्चों लोगों, करंट पर यूनिट एरिया हो जाता है यार कभी कभी, ठीक है। बहुत सारे लोड लेके चलते हैं हम लोग भी। चलो सो डेल्टा आई अपॉन डेल्टा आई, सो डेल्टा आई टेंड्स टू जीरो। देन अगर इसको मैं जीरो ले लूंगा तो मेरी ये जो डेंसिटी थी करंट डेंसिटी वो एवरेज की जगह पे अब बन जाएगी इंस्टेंटेनियस, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा लिमिट डेल्टा ए टेंड्स टू जीरो, डेल्टा आई अपॉन में डेल्टा ए एंड दैट इज डी आई अपॉन में डी ए, ठीक है। अगर इसमें से मैं डी आई को सब्जेक्ट बना दूं तो दैट इज डी आई इज इक्वल टू जे डी, ठीक है। सो डी आई इज इक्वल टू जे डी ए, यहां तक तो क्लियर है। और अगर मेरे को पर्टिकुलरली ये छोटे से, मतलब ये छोटे से पोर्शन में से पास होने वाला करंट हो गया ये, ठीक है, कोई भी दिए हुए टाइम में, अगर मैं पूरे कंप्लीट कंडक्टर में से कितना पास होगा वो ढूंढना चाहता हूं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, क्या पे लिखूंगा, फॉर कंप्लीट पासिंग करंट we have to take integration of di, so I is equal to integration of di and that is integration of j d e, ठीक है। ये हो गया एक फॉर्मूला। याद रखना ये फॉर्मूला आप तभी लगा सकते हो जब आपकी सरफेस, ये याद रखना बच्चों बहुत ध्यान से समझना, ये फॉर्मूला आप तभी लगा सकते हो जब आपकी सरफेस इज परपेंडिकुलर टू surface is perpendicular to current flow, ठीक है। दूसरे कंडीशन की बात करते हैं। ये तो हो गई थी कि सरफेस इज परपेंडिकुलर टू करंट फ्लो, इस करंट फ्लो का अगर परपेंडिकुलर होगी तो भैया ये फॉर्मूला लग गया। अब हर बार मेरे को क्रॉस सेक्शन एरिया करंट फ्लो को परपेंडिकुलर मिले वो तो जरूरी नहीं है ना यार, अपनी मर्जी है भाई, मैं ऐसा नहीं रख सकता, मैं ऐसा लिखता हूँ, जाओ क्या कर लूंगी, कुछ ऐसी वाली बात है। तो सपोज दिस टाइम दिस पर्टिकुलर माय सरफेस, मेरी वाली है ना भाई, सो माय सरफेस इज नॉट परपेंडिकुलर टू द करंट फ्लो बट नाउ इट इज टिल्टेड एट एंगल थीटा। मतलब क्या, तो ये जो पोर्शन था, ये जो परपेंडिकुलर था, अब इसको मैं लेता हूँ कुछ एंगुलर पोर्शन पे, कुछ इस तरीके से, यहाँ पे पॉइंट पी, ठीक है। और ये हो रहा है आपका करंट पास हो रहा है कुछ इसी डायरेक्शन में, कुछ इसी तरीके से पास हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, कुछ इसी तरीके से पास हो रहा है। और इस सरफेस को, इसको मैंने ले लिया टिल्टेड, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ पे होगा, कुछ इसी डायरेक्शन में होगा एरिया वेक्टर, और एट एन एंगल ऑफ थीटा। कितने एंगल पे हो गया, थीटा एंगल पे हो गया। तो देखो ये एरिया वेक्टर अगर हो गया, ये आपका एरिया वेक्टर हो गया, तो ये कौन सा कंपोनेंट होगा, तो आप जानते ही हो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला। अगर ये थीटा है तो इसकी पास वाली साइड क्या हो जाएगी,
ए कॉस थीटा, ठीक है। और ये कॉस थीटा, ये जो डायरेक्शन हो गया या फिर ये जो एरिया वेक्टर हो गया, यही एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, तो मेरा करंट फ्लो भी इस डायरेक्शन में कर रहा है और ए कॉस थीटा की कंपोनेंट है, उसकी भी डायरेक्शन यही है। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो मैं ले सकता हूँ इसको। याद करो अपनी कंडीशन, क्या थी कंडीशन, कि भैया जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर हो उसी डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए। याद आया कुछ, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। तो उसी तरीके से देखो, इस डायरेक्शन में करंट है और इसी डायरेक्शन में ए कॉस थीटा है, तो मेरा करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज J इज इक्वल टू, जो पहले था डी आई अपॉन में, डी ए की जगह पे क्या आ जाएगा अभी, डी ए कॉस थीटा। या फिर आपको इसको अगर इसी फॉर्म में डिराइव करना है तो आप इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो। यूनिवर्सल फॉर्मूला की बात कर रहा हूं मैं, कॉस थीटा। अब इसमें से आई को सब्जेक्ट बना दो तो क्या मिलेगा, जे ए कॉस थीटा। हाँ जी, ये कुछ देखा हुआ है कॉस थीटा, दो चीज तो हमेशा हमने पढ़ा था ना कि डॉट प्रोडक्ट क्या बात है, कि भैया अगर दो वेक्टर क्वांटिटी का वेक्टर डॉट वेक्टर करूंगा तो मेरा आंसर स्केलर आता है। तो आई स्केलर है, इसका मतलब क्या हुआ, तो भैया ये और ये दोनों वेक्टर हो गया और इसके बीच में डॉट है, दैट मींस cos थीटा हो गया। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, I इज इक्वल टू होगा वेक्टर J डॉट वेक्टर A। दिस इज द यूनिवर्सल फॉर्मूला फॉर, मतलब ये रिलेशन है, दिस इज द यूनिवर्सल फॉर्मूला ऑफ करंट डेंसिटी। ठीक है, करंट डेंसिटी के लिए ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, आप ये कहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर ये मेरे को इसके फॉर्म में पूछा जाए कि अगर भाई स्मॉल एलिमेंट होता, अगर स्मॉल एलिमेंट के लिए बात की जाए, अगर ये स्मॉल एलिमेंट के लिए बात करते तो यही चीज कुछ इस तरीके से आती, J इज इक्वल टू डी आई अपॉन डी ए कॉस थीटा, डी आई को सब्जेक्ट बनाते, देन J डी ए कॉस थीटा। ठीक है, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिखता है, डी आई इज इक्वल टू वेक्टर J डॉट डी ए, और अगर I लेना होता तो बनता है इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, दैट मींस इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर J डॉट डी ए। ठीक है, सो सीधी सिंपल भाषा में अगर आपको मैं बात करूं बच्चों, तो अगर एग्जांपल में कभी भी आपको, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जांपल हमको सॉल्व करना है, तो एग्जांपल में आपको कभी भी यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी ऐसा शब्द आए, क्या कहा मैंने, यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी ऐसा शब्द आए तो आप आंखें बंद करके ये फॉर्मूला लगा देना। और अगर नॉन यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी ऐसा शब्द आए बच्चा, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ J डॉट डी, ये लगा देना, इसके ऊपर से लिख देना, ये फॉर्मूला लगा देना। ये दो फॉर्मूला है बच्चा। ठीक है, यूनिफॉर्म आए तो भैया ये, नॉन यूनिफॉर्म आए तो भैया ये। ठीक है, या फिर इसको हम और ज्यादा यूनिफॉर्म होता तो क्या होता है यार, ये जी बाहर आ जाता। ठीक है, थोड़ा चीज तो आप भी समझ सकते हो, वेक्टर जी बाहर आ जाता तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए हो जाता, ये भी लगा सकते हो आप यूनिफॉर्म के लिए। ठीक है, सो कई सारे फॉर्म है बच्चा, जैसा एग्जांपल, जैसा डिमांड, जैसा क्वेश्चन, वैसा मेरा फॉर्मूला। ठीक है, हम लेंगे इसमें, अगर आप जैसे ही वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो हम 2-3 एग्जांपल लेंगे तो आपको कंसेप्ट भी क्लियर होगा कि एग्जैक्टली मैं कहना क्या चाह रहा था इस थ्योरी में। ठीक है, तो ये तो हो गया, इसमें और 1-2 पॉइंट है उसको भी ऐड कर लेते हैं। इसकी यूनिट की बात करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे यूनिट, करंट डेंसिटी का यूनिट होता है, तो आई का यूनिट होता है दैट इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्या होगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और बात करेंगे इसके डायमेंशन फॉर्मूला की, डायमेंशन फॉर्मूला तो आप ही मेरे को बता सकते हो क्या होगा, m0 l-2 t0 t1, ये हो गया इसका डायमेंशन फॉर्मूला। तो प्लीज टेक अ स्नैपशॉट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये चीज आप ऐसे के ऐसे लिखो यार, कोई आपका 1 मार्क्स नहीं काटेगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, सो प्लीज टेक अ स्नैपशॉट। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये 2 एग्जांपल्स, जिससे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब मैं पूरे पिछले थ्योरी में क्या कहना चाहता था, आपको इजीली क्लियर हो जाए।
चलो बात करते हैं ये पहले एग्जांपल, दूसरे एग्जांपल के लिए। दोनों में कहीं पे भी नॉन यूनिफॉर्म या ऐसा कोई शब्द दिया नहीं है। दैट मीन्स जो भी चीज कंसिडर करनी है दैट इज टोटली फॉर यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी। ठीक है, चलो तो देखो क्या दिया है, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू अ सिलेंड्रिकल वायर ऑफ रेडियस आर। यानी आर रेडियस का एक सिलेंड्रिकल वायर है। तो ये देखो सिलेंड्रिकल वायर कुछ इसी तरीके से होगा, जिसकी रेडियस आर है, इसकी रेडियस यहाँ से सेंटर से आर होगी, तो आर रेडियस की सेंटर होगी। अभी इसमें से पास होने वाला करंट मेरे को ढूंढना है। क्या ढूंढना है? इस पर्टिकुलर कंडक्टर में से कितना करंट, इस पर्टिकुलर कंडक्टर में से कितना करंट पास होगा वो मुझे ढूंढना है। तो हमने करंट डेंसिटी का फॉर्मूला अभी देखा हुआ था। क्या था फॉर्मूला? क्या था? J इज इक्वल टू आई अपॉन में ए, या फिर दूसरा एक देखा था जो यूनिवर्सल फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, दैट इज J इज इक्वल टू या फिर I इज इक्वल टू वेक्टर J डॉट वेक्टर ए। ठीक है, चलो अभी इसकी रेडियस कितनी दी है, दैट इज R, और जो करंट डेंसिटी दी है वो कितनी दी है, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिकल करंट पासिंग थ्रू अ सिलेंड्रिकल वायर रेडियस R इफ करंट डेंसिटी थ्रू वायर इज यूनिफॉर्म। तो सपोज करते हैं हम इसकी करंट डेंसिटी दैट इज J है। ठीक है, तो I का फॉर्मूला क्या होगा, I इज इक्वल टू J डॉट निकलेगा तो क्या हो जाएगा, J A cos थीटा। चलो सो I इज इक्वल टू J A cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, सोच पाओगे? सपोज ये करंट है, सॉरी करंट बोल रहा हूँ, सपोज ये कंडक्टर है। ठीक है, इसमें से करंट इस साइड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो चलो भैया करंट इस डायरेक्शन में चल रहा है। क्रॉस सेक्शन एरिया कहाँ पे, यहाँ पे, तो इसका एरिया वेक्टर भी किस डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, और इसी डायरेक्शन में करंट चल रहा है। तो इस डायरेक्शन में अगर करंट चल रहा है तो इसी डायरेक्शन में क्या होगी, करंट डेंसिटी होगी। तो करंट डेंसिटी भी इस डायरेक्शन में, इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन का एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो बच्चे थीटा क्या होगा, थीटा विल बी जीरो। सो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। सो cos जीरो की वैल्यू होती है 1। सो I इज इक्वल टू J इंटू ए। J A यानी क्या, तो क्रॉस सेक्शन का एरिया, क्योंकि किस क्रॉस सेक्शन में से पास हो रहा है उसका एरिया मेरे को पता करना है। तो एरिया का फॉर्मूला, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सो दैट इज पाई आर स्क्वायर। सो ये हो जाएगा आपका करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, समझ आया? कुछ नहीं था, बहुत सिंपल था। ये क्रॉस सेक्शन एरिया था, इसमें से कितना करंट पास हो रहा है मेरे को बताना था। करंट इस डायरेक्शन में चल रहा है, या फिर आपके लिए चलो इस डायरेक्शन में चल रहा है, जहाँ पे मेरा ब्लू ढकता है ना, इस डायरेक्शन में। क्या किया, तो इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, करंट इस डायरेक्शन में चल रहा है, यानी जे भी इसी डायरेक्शन में, तो थीटा क्या हो गया, जीरो। सो कॉस जीरो हो गया, तो बस J इंटू ए। J की वैल्यू मैंने ले ली, J इज द करंट डेंसिटी, देन A की वैल्यू क्या होगी, तो इसका एरिया यानी क्या, पाई आर स्क्वायर, दैट इज पाई आर स्क्वायर, खत्म। ठीक है, समझ आ रहा है? अभी बात कर रहे हैं इसके लिए, फाइंड द करंट डेंसिटी अक्रॉस द क्यूबॉइड शेप कंडक्टर व्हेन इलेक्ट्रिक करंट I फ्लो अक्रॉस द लेंथ। अक्रॉस द लेंथ, ये चीज को पकड़ लो कि लेंथ के अक्रॉस में करंट बह रहा है, यानी करंट कुछ इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो करंट डेंसिटी भी इसी डायरेक्शन में होगी बच्चा। ठीक है, चलो, और फाइंड करना है मुझे, फाइंड द करंट डेंसिटी अक्रॉस क्यूबॉइड शेप कंडक्टर व्हेन करंट पासिंग थ्रू। हाँ जी बच्चा, सो करंट डेंसिटी अगर इसी डायरेक्शन में है तो मेरे को इस डायरेक्शन के लिए ढूंढना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर सरफेस के लिए करंट डेंसिटी ढूंढना है। तो कुछ नहीं, इसका एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा। सो अगेन I इज इक्वल टू J A cos थीटा। सो I इज इक्वल टू J A cos जीरो। सो J इज इक्वल टू I अपॉन A। I तो दिया है, करंट दिया है, दैट इज I। A की वैल्यू कितनी होगी, तो एक पर्टिकुलर शेप का एरिया, इस शेप का एरिया क्या है, देखो आप इधर, ये क्या है, ब्रेथ, तो B हो गया, ये क्या है, हाइट, तो H हो गई। सो B इंटू H। सो आ गया आपका J इज इक्वल टू I अपॉन में BH। ये हो गई आपकी करंट डेंसिटी। समझ आ रहा है? बहुत सिंपल चीज है यार। ठीक है, समझो चीज, रट्टा मत मारो, कंसेप्ट को समझो। ठीक है, क्योंकि बाबा यहाँ पे आपको कंसेप्ट सिखाने ही आए हैं। ठीक है, सो प्लीज टेक अ स्नैपशॉट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म के लिए। ठीक है, यूनिफॉर्म के लिए हमने ऑलरेडी बात कर ली, नॉन यूनिफॉर्म है कैसे पहचान सकते हो आप। तो देखो यहाँ पे पढ़ते हैं, डिटरमाइन द टोटल इलेक्ट्रिकल करंट फ्लोइंग थ्रू अ सिलेंड्रिकल वायर
ऑफ अ लेंथ एल, यानी एक एल लेंथ का वायर है, उसमें से पास हो रहा है करंट, ठीक है, कुछ इसी डायरेक्शन में, हैविंग अ रेडियस आर, तो इसकी रेडियस भी दी है आपको आर। इफ करंट डेंसिटी थ्रू वायर इज वैरिंग, देखो ये वर्ड क्या है, वैरिंग। वायरिंग का मतलब क्या है, दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी। ये जो करंट डेंसिटी है दैट इज नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म को हमको ढूंढना है विद अ डिस्टेंस आर फ्रॉम अ सेंटर एस। तो यहां से आर जितने डिस्टेंस पे इसकी करंट डेंसिटी है जे इज इक्वल टू ए आर अपॉन आर। इसको डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, दिस इज अ प्री डिफाइंड करंट डेंसिटी। तो इसको डिफाइन किया है। तो देखो एक चीज को समझो आप, सपोज ए कंडक्टर है, इस कंडक्टर के सेंटर पे करंट डेंसिटी क्या होगी, जीरो। क्यों जीरो होगी बच्चा, क्योंकि उसको पास होने के लिए करंट ही नहीं मिलेगा, सरफेस एरिया नहीं मिलेगा, क्योंकि सरफेस एरिया नहीं मिला तो डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे करंट डेंसिटी के फॉर्मूले में एरिया तो आता है ना। अगर एरिया ही जीरो है, ठीक है, रेडियस ही जीरो है, तो एरिया जीरो हो जाएगा, और अगर एरिया जीरो है तो करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। यानी पर्टिकुलरली इस पॉइंट के पास इफ आर इज इक्वल टू जीरो देन जे इज ऑल्सो जीरो। और बात करते हैं इसके लिए जहां पे ये मैक्सिमम सरफेस पे, तो जे में मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि जो रेडियस हो जाएगी वो भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। जो मैक्सिमम आप गेन कर सकते हो वो, दैट्स व्हाई जे भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर पोर्शन के लिए, ठीक है, कि मैंने आर रेडियस पे एक छोटा सा पोर्शन लिया जिसकी थिकनेस डी आर है। तो हम जानते हैं इसका एरिया क्या होगा, ठीक है, इसका एरिया क्या होगा, डी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई आर डी आर, ठीक है ना। इसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, circumference into thickness, that is called area for this kind of surface, ठीक है। सो एरिया मेरे को मिल गया 2 पाई आर डी आर, और जे मेरे को पता है व्हाट इज जे, जे इज इक्वल टू, ये देखो डी आर प्री डिफाइंड है, ए इंटू आर अपॉन में आर, ठीक है। और मेरे को ढूंढनी है करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी ये जो जे है वो पर्टिकुलरली इसी पोर्शन के लिए है, ठीक है, एक स्मॉल पोर्शन के लिए है। तो इस स्मॉल पोर्शन में से पास होने वाला करंट भी कितना होगा, स्मॉल होगा। सो दैट शुड बी एट डी आई, तो उसको हम कहेंगे डी आई। सो डी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जे डी ए। सो जे की वैल्यू है, देखो ये रही, ए अपॉन ए इंटू आर अपॉन में आर, और डी ए की वैल्यू क्या है, तो डी ए की वैल्यू है 2 पाई आर डी आर। चलो क्या क्या कांस्टेंट है, इसका क्या करेंगे हम, ये डी आई हो गया, ठीक है, ये डी आई हो गया। मेरे को ढूंढना है आई। सो आई ढूंढने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, डी आई का इंटीग्रेशन। सो डी आई का इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों। चलो क्या होगा, ए आर कैपिटल आर, यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर 2 पाई डी आर। समझ गया किस तरीके से, देखो आर इंटू आर स्क्वायर, ए जैसे का तैसा, आर जैसे का तैसा, 2 पाई जैसे का तैसा, डी आर जैसे का तैसा। चलो बाय वाले बच्चों, अगेन कंफ्यूज मत होना, जो भी डी के साथ जुड़ा है उसको ही रखना है, बाकी सबको बाहर फेंक देना है। दैट मीन्स क्या, तो डी के साथ आर जुड़ा है तो आर वाला जो है वो फंक्शन बनेगा और बाकी सारे कांस्टेंट बनके बाहर आ जाएंगे। दैट मीन्स 2 पाई ए अपॉन में आर इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी आर। करो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, क्या इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन x रेज टू n dx इज इक्वल टू x रेज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। चलो इसको भी करते हैं, क्या होगा 2 पाई a अपॉन में r, r स्क्वायर का क्या होगा 2 प्लस 1 करो 2 पाई a r क्यूब अपॉन में 3r, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज हम भूल गए, क्या, लिमिट। कैसे, क्योंकि हम जो शुरू कर रहे थे रेडियस दैट इज फ्रॉम 0 तो हमको कहां तक पहुंचना है, मैक्सिमम रेडियस दैट इज r। सो यहाँ पे आएगा 0 to r 0 to r 0 to r 0 to r, ठीक है। सो अपर लिमिट हो जाएगा r क्यूब माइनस लोअर लिमिट में तो 0 ही हो जाएगा। चलो क्या आएगा 2 पाई a r स्क्वायर अपॉन में 3, दैट इज योर करंट passing through this particular conductor, ठीक है। समझ में आ रहा है ये चीज क्या है, ठीक है। चलो बच्चों, तो आपने होपफुली स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हर बार बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए।
आप इतने होशियार तो हो, मैं ऐसा इमेजिन करके ही चल रहा हूँ। और आप, आई होप आपको यह आज पढ़ा हुआ सारी चीज पता चली होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको ऑलरेडी फेसबुक इंस्टा की आईडी दे के रखी है। आप वहाँ पे आइए, बेझिझक होकर अपने सारे डाउट पूछिए। होपफुली मैं आप सबको उस पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे भी आप डाउट पूछोगे वहाँ पे रिप्लाई करूंगा। So thanks for watching till the end. Please subscribe my channel. Please share all this video to the all concerned students as well as persons. So thanks for your feedback and please support me like this. Take care and bye bye.